समझ आ रही है? तो नरेशन का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। नरेशन का मतलब क्या होता है? अब किसी भी बात को वर्णन करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी भी कहानी का वर्णन करना चाहते हो तो उसके कितने तरीके होते हैं? मैंने बताया था, जिसमें से एक होता है, यानी कि हम देखो, अच्छा जो बात है जिसका आप वर्णन कर रहे हो, मान लो एक सेंटेंस है जिसका आप वर्णन कर रहे हो, तो वो सेंटेंस असल में क्या है? स्पीच है। वो असल में क्या है? वो तो वो कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की। एक होगी डायरेक्ट स्पीच और एक क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको फर्क पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब एक व्यक्ति, सामने देखो, कहाँ देख रहे हो, जब एक व्यक्ति कुछ बोले, अपनी कोई सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का यूज करे और दूसरे व्यक्ति से वो डायरेक्ट अगर बोल रहा है, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है ए, कौन खड़ा है? और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है बी, कौन खड़ा है? ए ने बी से एक बात कही। ए ने क्या कहा? बी से, ए ने कहा कि भाई अब मैं ऐसे काम नहीं करता। क्या बोला उसने? ये उसने किसको बोला? बी को। किसको बोला? बी को। उसने डायरेक्ट बोला ना। उसने क्या बोला? तो ये जो स्पीच है, अब मैं ऐसे काम नहीं करता, इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? मेरी बात सुन आ रही है? मान लेते हैं वो जो बी है और वो सी के पास गया, एक तीसरा व्यक्ति है, वो सी के पास गया और सी के पास जाकर उसने ये बोला कि आज मुझे ए ने कहा कि मैं ऐसे काम नहीं करता। आज मुझे ए ने कहा कि अब मैं ऐसे काम नहीं करता। तो ये जो सेंटेंस उसने बोला कि अब मैं ऐसे काम नहीं करता, क्या बी ने इसमें कोई चेंज किया? एज इट इज बोला। जैसे ए ने बोला था अब मैं ऐसे काम नहीं करता, अब मैं ऐसे काम नहीं करता, तो बी ने क्या किया? बिना चेंज किए सी को बोला। तो अभी भी डायरेक्ट ही है, अभी भी क्या है ये? क्योंकि उसने उसमें कोई चेंज नहीं किया। अगर वो उसको ऐसे बोलता कि ए ने मुझे कहा कि वो अब ऐसे काम नहीं करता, वो अब ऐसे काम नहीं करता, उसने क्या कहा था? उसने कहा था मैं ऐसे काम नहीं करता, लेकिन उसने क्या बोला? वो ऐसे काम नहीं करता। चेंज आया नहीं आया? इसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? यानी कि एक ही बात सी तक गई है लेकिन डायरेक्ट नहीं गई, किसी के थ्रू गई है, किसी के थ्रू गई है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को अगर एज इट इज आप नरेट करते हो, वर्णन करते हो, तो वो डायरेक्ट है। क्या है वो? डायरेक्ट। लेकिन जब आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से आप उसका वर्णन करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? किसी को कोई डाउट है? अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ सामने बोर्ड पे, एक डायरेक्ट का लिख रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा है ही said to me I will not do this। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है he said to me I will not do this, I will not do this। आप इसको बता सकता है ये जो लिखा है मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर उसने मुझे कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो मैंने तो उसकी बात को चेंज ही नहीं किया। मैंने तो एज इट इज लिख दिया कि उसने मुझे कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। क्या मैंने उसकी बात में कोई चेंज किया? नहीं किया। तो अभी जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है? डायरेक्ट। क्या है ये? डायरेक्ट। अभी जो डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर ध्यान से देखो, ये तो लिखा है सेड टू। क्या लिखा है? इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कि किस वर्ब के अंदर सब्जेक्ट ने अपनी बात को रिपोर्ट किया, अपनी बात को रिपोर्ट किया। यहाँ पर जो लिखा है ही, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और ये जो मी है इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या बोलते हैं? कमा। क्या बोलते हैं? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कमा। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कमा। इतना सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ आ रहा है? अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये असल में क्या है? ये स्पीच है। ये क्योंकि बोला जो बोली गई बात है वही तो इसके अंदर है, तो ये असल में क्या है? स्पीच। असल में क्या है? ये स्पीच है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? और ये जो स्पीच है ये असल में किसकी है? इस सब्जेक्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट के द्वारा जो बोली गई बात है मैंने एज इट इज यहाँ पर नोट कर रखा है, तो इसीलिए मैंने पूरे को क्या बोला? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोला मैंने? और डायरेक्ट स्पीच अगर आप लिखते हो कभी भी तो हमेशा वो किसके अंदर आता है? इन्वर्टेड कमा के अंदर। किसके अंदर आता है? ठीक है। अब अगर आपको इससे इनडायरेक्ट बनाना है, देखो हिंदी में तो बहुत आसान है। जैसे उसने मुझे कहा कि अब वो ये नहीं करेगा, अब वो ये नहीं करेगा। हिंदी में तो आसान है, लेकिन इंग्लिश में बनाने के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जो आपको ध्यान से देखना है। सही है? जैसे देखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको क्या करना है? अच्छा, अभी मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद हो, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं?
वही होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है असर्टिव। पहला क्या होता है? अच्छा, अगर मैं असर्टिव कह रहा हूं तो असर्टिव का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। असर्टिव का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट और क्वेश्चन दो कैटेगरी आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट का मतलब कही गई बात और क्वेश्चन का मतलब पूछी गई बात, यही फर्क होता है। तो स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? असर्टिव। क्या बोलते हैं? असर्टिव। तो असर्टिव को दो पार्ट में बांट दो, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव, क्या आपको याद है? और दूसरा कौन सा होता है सेंटेंस? इंटरोगेटिव। पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या मतलब होता है? जब आप किसी से कुछ प्रश्न करते हो, सेंटेंस को पढ़कर जब आपको लगे यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव है। इसका मतलब क्या है? वो इतना क्लियर है सभी को? इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, मैंने बता रखा। एक इंटरोगेटिव ऐसा होगा जिसका आंसर आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हो, केवल हाँ या ना में, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर आप केवल हाँ या केवल ना में नहीं दे सकते, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्लस। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सेंटेंस आता है वो होता है इंपैरेटिव, चौथे पे ऑप्टेटिव और पांचवे पे एक्सक्लेमेटरी। मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा आपको। नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? असर्टिव। क्या कर रहे हैं? तो डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रूल नंबर 1 जो है, स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूं। रूल नंबर 1 में आप क्या करोगे? चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। क्या करोगे? चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें हमें क्या बदलाव करना होता है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलाव करना होता है? देखो यहाँ पर लिखा मैंने डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज याद रखना, ये केवल तब करेंगे जब सेंटेंस असर्टिव होगा। जब सेंटेंस क्या होगा? ये जो मैं यहाँ पर चेंज लिखने जा रहा हूँ, ये आप कब करोगे अप्लाई? जब सेंटेंस क्या होगा? अगर यहाँ वाला सेंटेंस असर्टिव का मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्पीच होता है, जो सेंटेंस होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो असर्टिव है, अगर वो तो हम ये वाला चेंज करेंगे। अगर यहाँ वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव आ जाए या इंपेरेटिव आ जाए या कुछ और आ जाए, ऑप्टेटिव आ जाए, एक्सक्लेमेटरी आ जाए, तो हम ये वाला बदलाव वहां पर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? ये बदलाव हम कब करेंगे? जब यहाँ वाला सेंटेंस क्या होगा? असर्टिव। क्या होगा? और बदलाव क्या क्या करना है? इधर लिखा मैंने डायरेक्ट, इधर लिखा मैंने इनडायरेक्ट। ठीक है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो लिखा होगा सेड टू, क्या लिखा होगा? उसे आप इसमें चेंज कर दोगे टोल्ड में। पूरा जो सेड टू होगा उसे आप किसमें चेंज कर दोगे? टोल्ड में। किसे कर दोगे? अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा होगा से टू, क्या लिखा होगा? तो आप से टू किसमें चेंज कर दोगे? टेल में। किसमें कर दोगे? भाई प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो उसको आप टेल में कर दोगे। अगर यहाँ पर लिखते हैं सेज टू, क्या लिखते हैं? तो सेज टू किसमें करोगे? टेल्स में। किसमें करोगे? यहाँ पर वो मैच लग रहा है ना, यहाँ पर भी टेल मैच लगा दिया मैंने। सेज टू किसमें हो गया? टेल्स में। अगर यहाँ पर पहले से मान के चलो टोल्ड दे रखा है, क्या दे रखा है? या पहले से टेल दे रखा है या पहले से टेल्स दे रखा है, अब क्या करना है? अब हमें नो चेंज करना है, यानी कि इसको चेंज नहीं करना हमें। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो और अगर यहाँ पर पहले से मान लो टोल्ड लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में उसको चेंज आपको नहीं करना है। वो क्या रहेगा? टोल्ड। वो क्या रहेगा? टेल लिखा है तो टेल्स लिखा है तो भाषण आ रही है सभी को। तो टोल्ड का टोल्ड, टेल का टेल और टेल्स का टेल्स रहेगा। अगर यहाँ पर ये लिखा होता, मान के चलो से लिखा होता, अब आपको दिख रहा है टू तो नहीं है भाई, से टू को हम टेल में करते हैं, लेकिन अगर केवल से आ रहा है तो से का क्या रहेगा? से का क्या रहेगा? अगर केवल सेज आ गया तो सेज का भी केवल क्या रहेगा? से। इतनी बात किसको समझ में आई बताओ जरा, बोलो। क्लियर है सभी को? ये हम कब करेंगे? जब सेंटेंस यहाँ वाला क्या होगा? असर्टिव। अगर यहाँ वाला सेंटेंस असर्टिव है तो सेड टू का टोल्ड, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, टोल्ड का टोल्ड, टेल का टेल, टेल्स का टेल्स, से का से और सेज का सेज, सेज का सेज। ये क्या था? चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 1। अब बात करते हैं चेंज नंबर 2। चेंज नंबर 2 जो आपको करना है वो क्या करना है? यहाँ पर जो मैंने बताया था कमा होता है, यहाँ पर क्या होता है? कमा। इस कमा को क्या करना है? कमा विल बी रिप्लेस्ड विद दैट, विद दैट। क्या मतलब है इसका? कि जो कमा होता है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब कमा को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? दैट। क्या लगा देते हैं? और ये भी कब करते हैं? जब यहाँ वाला सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव या नेगेटिव। बात समझ आ रही सभी को?
या नहीं आ रही है? चेंज नंबर 3 जो आपको करना है वो क्या करना है, जो इन्वर्टेड कमा होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड कमा, विल बी रिमूव, विल बी, क्या मतलब हुआ इसका, कि इन्वर्टेड कमा को हम हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल, क्या लिख देता हूँ मैं, ऑल का मतलब क्या हुआ, सारे सेंटेंसेस। यहाँ पर चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, ये तो हर बार ही हटेगा, ये तो बोलो बात समझ आ रही है। ऑल का मतलब समझ जाओगे, ऑल का मतलब यहाँ पर 5 सेंटेंसेस है, ऑल का मतलब क्या है, क्लियर हो रहा है। चेंज नंबर 4 ये है चेंजेस इन टेंस। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, चेंजेस इन टेंस, चेंजेस इन, और ये टेंस मतलब कहाँ, कौन से वाले टेंस, जो इसके अंदर होता है कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर। और ये जो है ना, ये आप ब्रैकेट में लिख लेना, ये भी क्या है, ऑल, ये भी क्या है, ऑल का मतलब यहाँ पर चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, सब में लगेगा। ये जो टेंस में चेंज में करने के लिए बता रहा हूँ, ये सब में करोगे आप, मेरी बात समझ आ रही है। एक और चीज यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि ये जो चेंजेस इन टेंस कर रहे हैं, ये किसमें होता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें होता है, किसमें होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब यहाँ पर जो स्पीच लिखी होती है उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि टेंस कौन सा यूज किया गया है। आपको पता है टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना, प्रेजेंट के अपने आप में 4 होते हैं, होते हैं नहीं होते, पास्ट के भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर टेंस कौन सा है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? किसी को कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकता है, सही है। तो यहाँ पर आपको टेंस पता करना है, और जब आपको पता लग जाए आपको चेंज करना, आप चेंज कैसे करोगे ये ध्यान से समझना। इधर लिखा मैंने डायरेक्ट, इधर लिखा मैंने इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, क्या आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहला सवाल कि आप में से कई बच्चे शायद कहेंगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने इंग्लिश का, अगर उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लेकिन मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है, तो इसका मतलब या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो वो, मेरी बात समझ आ रही है। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लेकिन मेन वर्ब, तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के बाद तो डूडस लगना शुरू हो जाता है ना, तो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सॉरी अफर्मेटिव होगा, या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगाते हैं, SES, क्या लगाते हैं, SES, पता है सभी को। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों के अफर्मेटिव के रूल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन दोनों में किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जैसे हमारे पास प्रेजेंट की जो टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। पास्ट की बात करें तो डिड, वाज, वर और हैड। लेकिन क्या इन दोनों के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? तो मैं यही बता रहा हूँ कि जब आपके सामने एक सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, कोई हेल्पिंग वर्ब लेकिन मेन वर्ब हो, लेकिन मेन वर्ब, तो इसका क्या मतलब है कि या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब कैसे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट है? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, ही वेंट देयर, क्या बोला मैंने, ही वेंट, रैंडमली सेंटेंस आपके सामने आ गया तो आपने देखा यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो लेकिन मेन वर्ब है यहाँ पर वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, गो की, तो आप समझ गए हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है। इसका मतलब या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है या तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट है पास्ट तो क्या आंसर होगा, क्यों पास्ट, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो आपको करना क्या होता है, अगर यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे जाए तो उसे आपको चेंज कर देना होता है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। किसमें चेंज करना होता है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता शॉर्ट में, अगर मुझे समझना है, अगर फटाक से मुझे याद करना है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सब्जेक्ट तो सेम ही है दोनों में, है नहीं है, ऑब्जेक्ट भी सेम ही है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दूं? कह सकता हूं? तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है या अगर उसमें SES लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है, SES, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे किसमें चेंज कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, खत्म।
अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगी हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, वर्ब में एस एस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? थर्ड पर्सन, है ना। और थर्ड पर्सन मैंने आपको बता रखा है, याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आई, वी और यू को छोड़कर दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। सारे क्या होते हैं? तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और अगर आपको लग रहा है सिंगुलर भी है तो वर्ब में एस एस को हम लगा देते हैं। ये तो पता है आप सभी को। तो अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस एस लगी है तो आप सिंपली याद रखना कि उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि ही डिड इट, सॉरी ही डज इट, ही अगर यहाँ पर ये मान लो सेंटेंस लिखा होता है इस वाले पार्ट के अंदर, मान लेते हैं, तो आपके तुरंत आपके दिमाग में आता कि तो प्रेजेंट डेफिनेट है। क्या है ये? क्योंकि डू में एस लग रहा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लग रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट है। तो मुझे इसको किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज करना है? तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब भैया ने बताया वो आपको याद रहना चाहिए कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, चाहे उसमें एस लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही का ही रहने दो और डस का क्या बन जाएगा? डिड, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो ही डिड और डिड का क्या रहेगा? ये हो गया। ये डायरेक्ट है और ये क्या है? बोलो किसको समझ में नहीं आया? बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कौन सा हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें करेंगे? अब अगर आपको रूल याद हो, याद है रूल आप सभी को? अगर आपको रूल याद हो तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। बाकी सारे रूल्स में भी नेगेटिव का हो चाहे इंटरोगेटिव का हो, ये तो सब में कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इजएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब में कॉमन है। और आईएनजी और अच्छा, ये तो प्रेजेंट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या था ये? अगर मैं आपसे पूछूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो आपको ये बात नहीं पता क्या? मैंने नहीं बताई आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए केवल हम इजएमआर को हटाकर वॉज वर्ब लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? बाकी सारा तो सेम ही रहता है। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो केवल आपको इजएमआर को हटाकर वॉज वर्ब लगाना होता है। क्या करना होता है? तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सीधा याद रखो कि यार अगर यहाँ पर इजएमआर दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? तो सीधा याद रखो वहां पर हम वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। बोलो बात समझ के लिए। तो अगर आपको टेंस याद ना भी रहे तो आप याद रखो कि अगर यहाँ पर इजएमआर आ जाए तो उसे हम किस में चेंज कर देंगे? अब इसको याद रखने का फायदा क्या है? देखो, जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस लिखता मैंने लिखा ही इज हैप्पी। क्या लिखा मैंने? यहाँ पर लिखा था, मान लो इस वाले पार्ट के अंदर डायरेक्ट है, मैंने बोला इसका इनडायरेक्ट बनाओ। क्या बनाओ? तो अब आपको पता है कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि अच्छा क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो इजएमआर तो आ रहा है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें वर्ब नहीं है ना। मैंने क्या बताया था? टेंस जो हम कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो हम करते हैं उसमें वर्ब का होना जरूरी है। अगर वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो नॉन एक्शन होता है। बताया था कि अगर सेंटेंस में वर्ब का मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, अगर है ही नहीं सेंटेंस में तो वो एक्शन नहीं है, वो क्या है? नॉन एक्शन। क्या है वो? आप देख रहे हो यहाँ पर कोई काम हो रहा है क्या? अगर मैंने बोला ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो काम क्या हो रहा है? तो क्या है? नॉन एक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा अगर ये नॉन एक्शन है तो भैया ने तो ये बताया था कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देते, लेकिन तो नॉन एक्शन आ गया, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक करेगा कि यार भैया ने ये भी तो बताया था कि अगर इजएमआर दिखाई दे जाए तो वॉज वर्ब में चेंज कर दो, तो कर दो ना, ही का ही कर दो। इज आपको पता है इज क्यों है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? वॉज। इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज। ये बन गया इनडायरेक्ट। बोलो बात समझ में आएगी? क्लियर हो रहा है? तो आप ये याद रख सकते हो कि अगर आपको डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इजएमआर दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसकी जगह क्या कर देंगे? वॉज। क्या कर देंगे? इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो, यहाँ पर क्या हो? तो जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? वो पास्ट परफेक्ट। क्या बन जाएगा वो? और आपको पता है इन दोनों टेंस के अंदर भी सेम चीज, मतलब एक ही चीज का फर्क होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हैजअप होता है। क्या होता है? हैजअप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैजअप के साथ। लेकिन जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? हैड के साथ। पता है ना सभी को? बताया था मैंने। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट की बात करोगे तो सब्जेक्ट हैज की जगह हैड होता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट सेम है, V3 भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम, फर्क किसका पड़ा है? हैज की जगह हैड आ गया, हैज की जगह। तो क्या मैं शॉर्ट में ये नहीं कह सकता कि अगर यहाँ पर आपको हैज दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, तो आप क्या कर दोगे? हैड। वहाँ पर क्या कर दोगे? ये आपको याद रहना चाहिए। अब दोबारा से इसका फायदा आपको किसमें मिलेगा? नॉन एक्शन में। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता ही हैज मनी, क्या लिखा है? आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है क्योंकि वर्ब नहीं है, क्योंकि नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन है ना। लेकिन आपको ये पता है यहाँ पर हैज आ गया, तो आपको तुरंत आपको याद आना चाहिए, भैया ने बताया था अगर हैज दिख जाए तो हैड में चेंज कर दो, तो ही का ही रहेगा, हैज का हैड हो जाएगा, जो बन गया इनडायरेक्ट। बोलो बात समझ में क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर हैज दिखाई दे रहा है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, नॉन एक्शन है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ चाहे एक्शन हो नॉन एक्शन हो, अगर हैज आ रहा है, अगर हैज आ रहा है तो वो हैड में चेंज होगा, चाहे सेंटेंस एक्शन हो चाहे सेंटेंस फिर हुआ। ऐसे अगर इज एम आ रहा है तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, चाहे एक्शन हो चाहे नॉन एक्शन। बोलो बात समझ में आएगी? किसी को कोई डाउट है? इतना क्लियर हुआ? तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, यानी कि हैज को किसमें चेंज कर देंगे? हैड में। किसमें कर देंगे? क्लियर हो रहा सभी को या कोई डाउट है? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को आपको पता है पास्ट परफेक्ट में कर देना है, यानी कि हैज का हैड, हैज का सामने देखो। अब मान लेते हैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देख लेना आपको, ठीक है? अगर यहाँ पर होता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको पता है प्रेजेंट का लास्ट वाला जो टेंस है, पता है ना, तो इसको हम किसमें चेंज कर देते? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप ये भली बात ही जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव आता है, फिर बीन आता है। क्या आता है? बीन के बाद V1 ING। लेकिन आपको पता है V1 और ING तो इसमें भी आता है, आता नहीं आता है? तो यानी कि हमें करना क्या है? हैज को हैड में चेंज करना है, और वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, नहीं समझे? भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हैज हैव आता है और इसके अंदर हैड आता है, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब तो यहाँ पर भी वो चीज कह सकते हैं कि अगर हैज हैव आपको दिखाई दे जाए तो आप क्या लगा देना? हैड लगा देना। बोलो बात समझ में आएगी? क्लियर है? सामने देख लो, अभी लिखो मत, अभी देख लो, फिर उसके बाद में नोट करना। अब अगर मान लेते हैं, देखो प्रेजेंट का तो हो गया काम खत्म, अब इधर मान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट होता, मतलब इसी वाले पोर्शन में पता है ना, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता, क्या होता? और उसका पता हमें कैसे चलता कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म होता, वर्ब की क्या होता? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो आपको क्या दिखाई देता? डिड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होता है ना भाई। जब आप अफर्मेटिव बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट का, जब आप अफर्मेटिव बनाते हो तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब आप नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव में डिड लग जाता है, और अगर डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, क्योंकि डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ये पता है सभी को या नहीं पता? अफर्मेटिव का रूल अलग होता है और नेगेटिव के बाद जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं? सेम। सारे क्या होते हैं? बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे करते रहते हैं, पता है नहीं सभी को? तो अगर यहाँ पर V2 है, अच्छा चेंज किसमें करेंगे इसको? पास्ट परफेक्ट में। किसमें करेंगे? यानी कि सिंपल सा मतलब है कि इनमें से कुछ भी आपको दिखाई दे जाए, आप उसको हेड प्लस V3 में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो? कैसे? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा होता ही गेव हर 10 रुपीज। क्या लिखा हुआ है? ही गेव हर 10 रुपीज। अब आपने देखा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपने देखा ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। ये तो क्या है? अब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने आपको बताया था जब पास्ट इंडेफिनिट हो उसको किसमें चेंज कर देना? पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो उसे आप हेड प्लस V3 में चेंज कर देना। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे मैं क्या करूंगा? पहले हेड लगाऊंगा और गेव का क्या कर दूंगा? गिवन। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। ही हैड गिवन, ही हैड गिवन हर 10 रुपीज। बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर? बोलो बताओ। समझ आया? यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसे आप इसमें चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें कर दोगे? अगर यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ पर क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसे किसमें चेंज कर दोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें कर दोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पता है क्या होगा? वॉज वर्ब। यहाँ पर क्या होगा? उसकी जगह पर आपको क्या लगा देना है? हैड बीन। क्या लगा देना है? बस ये करना है।
यहाँ पर वॉज वर्ब दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? नॉट ओनली वॉज वर्ब, वॉज वर्ब के साथ V1 प्लस ing, ये कंपल्सरी है, याद रखना, सही है? क्या दिखाई देगा? वॉज वर्ब के साथ में V1 प्लस ing, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है, तो उससे आप इसमें चेंज कर दोगे हैड के साथ बीन, हैड के साथ और बाकी वर्ब की ing जो ing है ये एज इट इज रहता है, यहाँ पर भी आपको पता है, ठीक है? यानी कि अगर यहाँ पर लिखा होता ही was doing that, he was doing it, he was doing it, ये लिखा मान लो, he was doing it, he was doing, तो आपको पता है was verb आ रहा है, was verb के साथ V1 आ रहा है और ing आ रहा है, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस है। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। किसमें चेंज करेंगे? तो हम क्या कर देंगे? ही का ही रहेगा, was verb की जगह क्या आता है? had, क्या आता है? और had की सॉरी had, और had की बात क्या लग जाएगा? been, he had been और V1 प्लस ing सेम टू सेम डूइंग लग जाएगा, he had been doing, he had been doing, उधर क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? बोलो बात समझ आएगी नहीं? ले रहे? अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो, यहाँ पर क्या हो? तो क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज, यानी कि इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है? ऐसे पास्ट का जो लास्ट है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। और फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसमें भी क्या होगा? नो चेंज। लेकिन ध्यान रखना कुछ चीजें चेंज होती हैं, नो फ्यूचर नहीं, नो चेंज। नो फ्यूचर तो तुम लोगों का नहीं है अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है? समझ रहे हो? तो फ्यूचर का कोई सा भी टेंस होगा तो वो क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। लेकिन मैंने क्या बताया, फ्यूचर में कुछ चीजें होती है, जैसे कि विल का वुड बन जाता है, शैल का शुड और वुड दोनों बनता है, वो भी हम करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि यहाँ पर जो टेंसेस होते हैं उनमें हम कैसे बदलाव करते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? इसके आगे का जो पार्ट है हम कल पढ़ेंगे, कल मैं आपको समझाऊंगा कि आगे क्या है, सही है? इसको फटाफट से नोट कर लो फास्ट।